हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, नागपुरी लोक कथा के सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं नवा चांद और गोपी चांद। ये बहुत लंबा स्टोरी है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और इसका एमसीक्यू और छोटकी बहुरिया वाला का एमसीक्यू मैं अलग से डालूँगा। तो पहले स्टोरी को समझ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू इजी वे से बन जाएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक नगर रहता है, उसमें एक लखपति राजा रहता है ना। उसका एक सुंदर रानी रहती है और दो बेटा रहता है। एक नावा चांद रहता है, एक गोपी चांद। नावा चांद जो रहता है वो बड़ा भाई रहता है और गोपी चांद छोटा भाई रहता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करते करते राजा बहुत गरीब हो जाता है और वो मर जाता है, और उसके साथ उसकी रानी जो रहती है वो सती हो जाती है, मतलब वो भी उसके साथ मर जाती है। अब बस दो भाई ही जिंदा बचते हैं, लेकिन उन लोग के साथ बहुत समस्या हो जाती है कि वो लोग खाएंगे कैसे और जिएंगे कैसे। तो बड़ा भाई बोलता है छोटा भाई से कि हम लोग को अब दूसरा जगह परदेश चल जाना चाहिए और वहीं पे अपना कमाना खाना चाहिए। तो दोनों भाई निकल जाते हैं। जो भी सामान रहता है वो दोनों बांधते हैं और परदेश के लिए निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में भीख मांगते मांगते जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। उन लोग को बहुत सारा पहाड़ मिलता है, बहुत सारा वन मिलता है और बहुत सारा डर भय भी उन लोग को रहता है, क्योंकि उन लोग को जंगल से भी जाना पड़ता है। ऐसे करते करते वो 3 महीना बीत जाता है। 3 महीना के बाद वो लोग क्या होता है कि अनजान राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होता है, उस राज्य में आदमी, जितने भी आदमी लोग थे वो बहुत आफत में जिंदगी अपना जी रहे थे, क्योंकि उस गांव में एक राक्षस था जो आता था और लोगों रात में और लोगों को खा करके चला जाता था। तो ये बहुत चिंता का विषय था कि इस राक्षस से, राक्षस को राक्षस बोलते हैं, से प्राण कैसे बची। तो रात को कोई भी बाहर में नहीं, चाहे वो पीढ़ा हो या फिर कोई भी, बाहर में कोई नहीं सोता था। शाम होते ही सभी कोई घर में चले जाते थे ताकि वो लोग राक्षस से बच सके। पूरा राज्य में यही हाल था। तो नावा चांद और गोपी चांद शाम को वहाँ पे पहुँचते हैं उस गांव में, और डेरा डालने के लिए, डेरा रहने के लिए, इंतज़ाम करने के लिए। लेकिन कोई भी आदमी, बहुत सारे आदमी से उन्होंने मांगा रहने के लिए जगह, लेकिन कोई भी उसको नहीं देता है। बोलता है, वो लोग बोलते हैं कि ए बाबू, मोर घरे ठाव नखे से तोहरे ऊ घर घरे जावा, मतलब मेरे घर में जगह नहीं है, तुम लोग दूसरे घर में जाओ। तो ये दोनों कोई बहुत सारे घर में जाते हैं, लेकिन सभी के घर में यही बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि राक्षस के डर से कोई बाहर तो सोता नहीं था और अंदर में जगह रहता नहीं था, तो खुद दूसरे आदमी को कैसे जगह दें, इसलिए सभी कोई बहाना बना देते थे और दूसरे घर भेज देते थे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि छोटा भाई जो था, गोपी चांद, बहुत थक जाता है और पैर भी अपना उठाने नहीं सकता है, इतना थक जाता है। तो बहुत मुश्किल से एक वहाँ पे एक बुढ़िया रहती है, उसके घर पे वो लोग पहुँचता है। बुढ़िया से भी वो लोग डेरा मांगता है, रहने के लिए जगह मांगता है, लेकिन बुढ़िया भी नहीं देना चाहती है। तो उसमें फिर क्या होता है, बड़ा जो नवा चांद रहता है बोलता है कि ये माँ दया करो, हम पे दया करें माँ जी। मेरा छोटा भाई जो है बहुत थक गया है, वो थोड़ा सा भी चलने नहीं पा रहा है। बस आज रात के लिए उसके पीड़ा क्या होता है, घर के बाहर में एक बना हुआ रहता है बैठने के लिए। तो वहीं पे बोलता है कि हम लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे, बस पीढ़ा में रहने के लिए आज रात के लिए जगह दे दो, कल सुबह ही हम लोग आपका पीढ़ा को खाली कर देंगे। तो बुढ़िया बोलती है कि हम तुम लोग को जरूर रहने देते, लेकिन इस राज्य में बहुत विपत्ति आ गई है। एक बहुत बड़ा राक्षस यहाँ आता है और आदमी को धर धर के खा चुका है, बहुत सारा गांव को। सो रात को गांव में पूरा घूमता है और जो भी बाहर मिलता है उसको खा जाता है। सो आप लोग यहाँ नहीं रहें। तो बड़ा लड़का जो रहता है वो बोलती है कि आप लोग यहाँ मत रुके। फिर क्या होता है, बड़ा लड़का जो रहता है नवा चांद बोलता है कि हम लोग राक्षस से नहीं डरते हैं, राक्षस हम लोग का कुछ नहीं करेगा।
बस हम लोग के पास एक खाड़ा फेरिए है, मतलब एक हथियार है जो फरसा टाइप का वो है, उसको देख के वो खुद पीछे भाग जाएगा। बुढ़िया सुन सुन के हार मान के बोलती है, ठीक है आप लोग यहाँ सो जाओ। लेकिन राक्षस आता है तो उसका पूरा दांत जो होता है उसका आवाज़ करता है राक्षस का, रट 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 चबाते हुए आता है। वो सब सुन के बहुत कोई का प्राण उड़ जाता है और बहुत सारे लोगों को चीर फाड़ करके खा जाता है। तो बड़ा लड़का क्या बोलता है कि मैं इससे नहीं डराता हूँ, अब हम लोग को राक्षस को देखने दो। और बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दोनों भाई जो था ज़बरदस्ती जो होता है पीढ़ा के ऊपर चढ़ जाता है और अपना जितना भी सामान लाता है गठरी मोटरी में उसको वहाँ पे ला के बैठ जाता है। तो बुढ़िया हार मान के घर में घुस जाती है और अंधेरा होने लगता है और दिया जलाती है और उसके बाद अपना खाना बनाने लगती है। थोड़ा देर बाद क्या होता है कि बुढ़िया से वो लोग पानी मांगता है, बुढ़िया वो लोग को पानी देती है, वो लोग चूड़ा खाता है साथ में और पानी भी पीता है। उसके बाद छोटा भाई जो होता है बहुत थक जाता है तो वो मोटरी के ऊपर अपना सर रख के सो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सभी को सोने लगते हैं, पूरा घर पूरा गांव सुनसान हो जाता है और बुढ़िया जो दिया जला रही थी वो भी धीरे धीरे टिम टिम करने लगता है और पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा सुनसान हो जाता है, सारे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब ये भी बड़ा भाई भी, दोनों भाई अब अपना अपना बिछना बिछना मतलब अपना बिस्तर बना करके अपना सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। फिर इसी टाइम क्या होता है, बड़ा भाई जो रहता है नवा चांद वो अपना झोला में देखता है कि क्या क्या जड़ी बूटी है, वहाँ से निकालता है कुछ जड़ी बूटी और उसको जिधर से राक्षस आता है वहाँ पे घर के बाहर में जहाँ से राक्षस पार होता है वहाँ पे गाड़ देता है ज़मीन में और मंत्र को फूंक देता है। और भाईहार जो छोटा भाई रहता है वो भी उठता है, भैया छोटा भाई को उठाता है और बोलता है कि भाई आप नहीं डरना। तो वो भी बोलता है कि नहीं दादा नहीं डरावो। फिर क्या होता है पूरा सुनसान हो जाता है। फिर क्या होता है उसी टाइम दोनों भाई सोए हुए रहते हैं तो देखता है कि एक भयानक जंतु का आने का आवाज़ सुनाई देता है। दोनों भाई ध्यान से सुनने लगते हैं तो आवाज़ आता है रट रट साय 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 का आवाज़ आने लगता है। तो बड़ा भाई बोलता है कि अपना फाड़ा फेरी धर, मतलब वो जो हथियार था उसको पकड़ने बोलते हैं और मैं भी अपना पकड़ता हूँ। दोनों राक्षस को उस खोर तक जहाँ मतलब वो रास्ता है जहाँ से आने का वहाँ तक आने के लिए, तो वो जहाँ पे मतलब राक्षस जो है वो गांव का खोर तक पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर जहाँ पे दावा गाड़ा हुआ था वहाँ पे रुक जाता है और उसको सूंघता है और बुढ़िया के घर तरफ बढ़ता है। उसको आने का देख करके नवा चांद जो है एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र क्या था, तार पत्थर कर एक ढाबर खाड़ा से ईसन मारो कि राक्षस के 3 टुकड़ा हो जाब। ये कौन बोलता है, नवा चांद बोलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मंत्र कौन पढ़ा था, तो ये याद रखिएगा। फिर ये सुन करके राक्षस वहाँ से भाग जाता है और गांव से ही भाग जाता है और वो रात को फिर दोबारा नहीं आता है उस रात को और सभी को चैन से सो जाते हैं पूरे गांव वाले। सुबह को सभी को बोलते हैं अरे आज तो राक्षस नहीं आया, रात बहुत अच्छे से गुजरा। बुढ़िया भी सुबह सुबह उठ के पीढ़ा देखती है तो दोनों भाई अच्छे से सोया हुआ है। बुढ़िया बोलती है कैसे सोए, आप लोग नहीं डराएं। तो बड़का लड़का बोलता है कि क्यों डराएंगे, ऐसा डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छे से सोए। और बुढ़िया बोलती है फिर कि रात भर कोई हल्ला नहीं सुनाया और जो राक्षस है वो नहीं आया, ऐसा लगता है कि राक्षस नहीं आया। फिर अपना घर का काम धंधा में लग जाती है। दोनों भाई भी अपना पीढ़ा में बना हुआ रहता है। फिर नवा चांद फिर बुढ़िया से बोलता है कि मेरा भाई जो बहुत ही ज़्यादा थक गया है तो आज रात भी हम लोग यहीं पर रहना चाहती है।
लेकिन बुढ़िया फिर बोलती है कि हम लोग को रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राक्षस का ही डर है, क्योंकि वो कल नहीं आया था तो आज ज़रूर आएगा। लेकिन वो लड़का बोलता है नवाचांद कि हम लोग उससे नहीं डरते हैं, वो हम लोग का कुछ नहीं कर सकता है। दोनों अच्छा से खाना वाना बनाया, फिर नहा धोवा के दोनों खा पी के फिर अच्छा से आराम करने लगा। बुढ़िया भी अपना काम धाम करने लगी और बुढ़िया जो है वो लोग से बात करने लगी और वो बताए कि जो राक्षस को मारेगा राजा उसको अब नहीं, पहले क्या बताती है बुढ़िया कि वो राक्षस पूरा रात में पूरा राज्य घूमता है और जिसको भी पाता है उसको खा जाता है। ऐसे करते हुए वो आधा राज्य को खा चुका है। पता नहीं वो कितना बड़ा है, लेकिन उसको कोई भी मार नहीं पाया है। राजा ढिंढोरा पिटवा दिया है पूरे राज्य में कि जो भी उसको मारेगा उससे अपना बेटी का ब्याह कर देगा और उसके साथ साथ अपना आधा राज्य भी उसको दे देगा। दोनों भाई ये सुन के दौड़ के उड़ जाता है और बोलता है कि ये क्या ये बात सच है? तो बुढ़िया बोलती है हाँ, ये सब बात सच है। नवाचांद सोचने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसा हुआ और हम लोग मार दिए तो हम लोग को भी आधा राज्य मिल जाएगा। ये बात के लिए उन्होंने बहुत सारे आदमियों से पूछा तो उन लोग को पता लगा कि ये सच बात है। तो गोपी चंद बोलता है कि भैया तो तैनिको ना डराओ, हमर ई राक्षस के बगैर मार ले आगे नहीं जाओ। तो वो बोलता है कि अब इस राक्षस को बिना मारे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और गांव के सभी लोग उसको पीढ़ा में देख करके बहुत अचरज करने लगे कि यहाँ डेरा डाले हुए हैं, आज रात को ये लोग नहीं बचेंगे। फिर वो दोनों बड़ा बेटा जो था नवाचांद वो जाता है और गांव का पूरे जगह घूम के राक्षस किधर किधर से आता है वो देखता है और छोटा भाई जो रहता है वो खाना तैयार करता है। दोनों भाई खा पी के तैयार हो जाते हैं। रात का समय हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ सुनसान हो जाता है, राक्षस आने लगता है। अब देखिए क्या होता है। कल जो है दोनों भाई, राक्षस बोलता है कि कल के दोनों कोई भी आदमी नहीं भेटाया, लेकिन पता नहीं मतलब दो आदमी कल मिला था, लेकिन पता नहीं कि वो लोग को हम खाने नहीं पाए आज, लेकिन वो लोग को ज़रूर खाएंगे। तो ऐसा करके वो जो जल्दी जल्दी आने लगता है और अपना मुंह से भयानक शब्द निकालने लगता है। ऐसा मालूम होता है कि बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ते फेंकते आ रहा है और उसका दांत से ऐसा लग रहा है कि बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा है और उसको हरहराते चला आ रहा है। इधर क्या था, दोनों भाई ढाल और तलवार लेके तैयार हो गया था। राक्षस जहाँ पे दवा गाड़ा हुआ था वहाँ पहुँचता है और रुक जाता है, ठहर जाता है। काहे कि दवा के मारे उसका आँख जो है वो बंद होने लगता है और फिर नवाचांद जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र वही वाला है, एक तार पत्थर का ढाबर खाड़ा से ऐसा मारो कि राक्षस तीन खड़ा हो जाए। ये बात सुन के राक्षस जो है डर जाता है और पीछे घूर जाता है और गांव से फिर भाग जाता है। फिर रात को सभी लोग चैन से सोते हैं और फिर सभी लोग सुबह उठते हैं और सभी बतियाने लगते हैं कि क्या बात है, जब से ये दोनों भाई इस गांव में आए हैं तब से वो रात बहुत अच्छे से सो रहे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ इस में गुण है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है वो राक्षस। और सभी को ये दोनों भाई का अच्छे से आदर सत्कार करने लगते हैं। दोनों का भाई का मन हुआ कि कुछ दिन और इस गांव में रहेंगे। नवाचांद बुढ़िया से अर्जी लेता है कि और कुछ दिन और रहना चाहता है, तो और बुढ़िया भी मान लेती है। उधर राक्षस जो है पूरा आज ठान के ही आया था कि अब नहीं छोड़ेंगे। 5-6 दिन में बड़ा जो लड़का था वो बहुत सारा जड़ी बूटी जमा करता है और अच्छा दवा तैयार करता है। उसके बाद
गांव के बाहर जहाँ पे राक्षस आने का जगह है, जिस रास्ते से वो आता है वहाँ पे उस दवा को गाड़ देता है। राक्षस का आने का टाइम होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचता है वैसे वो व्याकुल होने लगता है। जहाँ पे वो दवा गाड़ा हुआ था ज़मीन में, वहाँ पे वो पहुंचता है और उसको सूंघता है तो उसका होश जो है वो ख़राब हो जाता है और थोड़े ही दिन में वो वहीं पे मर जाता है। गांव का आदमी लोग गरजने का सुन के अंदर ही रहते हैं और लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन दोनों भाई तुरंत वहाँ पे जाते हैं और उसका नाक, कान, जीभ और अंगुली को काट लेते हैं और आँख को भी निकाल लेते हैं। ये सब झोला में डाल करके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा दिन क्या होता है, एक कुम्हार रहता है जो घड़ा वड़ा लेके, तावा ये सब लेकर के सुबह ही बेचने के लिए निकलता है। लेकिन उसको देखता है कि राक्षस वहीं पे मरा हुआ है। ये देख करके जितने भी घड़ा उड़ा था उसको फेंकता है और मरा हुआ राक्षस के ऊपर अपना डांग से, मतलब डंडा से मारने लगता है, पीटने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देख करके वहाँ पे सभी गांव वाले पहुँचते हैं और वो लोग देखने लगते हैं। तुरंत ये बात फैल जाता है कि कुम्हार ने राक्षस को मारा है। राजा को भी ये बात पता चलता है और कुम्हार को बुलाने के लिए भेज देता है। कुम्हार राजा के दरबार में पहुंचता है और अपना बना बनाया बात को, बहादुरी का झूठा बात को पूरे राजा को सुना देता है। राजा और दरबारी के जितने भी लोग थे वो सब सुन के अचरज में पड़ जाते हैं और चारों तरफ कुम्हार का बड़ाई होने लगता है। फिर क्या होता है कि राजा तुरंत ढिंढोरा पिटवा देता है कि किस तारीख को, फलना तारीख को उसका कुम्हार का शादी उसकी बेटी से हो जाएगा और आधा राज उसको दे देगा। हुक्म होते ही पूरे गांव को अच्छे से, महल को, गांव को, सड़क को अच्छे से पूरा सजाया जाने लगता है। शादी के दिन आता है, पूरा महल में आदमी से खचाखच भर जाता है महल। और दोनों भाई भी आते हैं और दोनों भाई बोलते हैं कि ये राक्षस को कुम्हार नहीं मारा है, इसका क्या सबूत है? वो तो कोई दूसरा को भी मार सकता है। बिना बात, सच्चाई बात को जाने रानी बेटी का विवाह इससे नहीं करना चाहिए। अगर राक्षस को सच में कुम्हार ने मारा है तो उसका सबूत दे। तो सभी लोग बोलने लगे कि हाँ हाँ उसका सबूत देना चाहिए। तब बेचारा कुम्हार जो था उसका पसीना छूटने लगता है और जितने भी गांव के लोग थे उसके बाद क्या होता है, बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है नवाचांद कि अगर सच में कुम्हार इसको मारा है तो एक खस्सी को दिया जाए और वो ऐसे ही मारे जैसे कि उसने राक्षस को मारा था और नाक कान सबको उड़ा दे। तो कुम्हार को एक खस्सी दिया जाता है। वो खस्सी को तो मार देता है लेकिन कान नाक को नहीं उड़ाने सकता है। तो सब तो छोड़, दोनों लड़का आता है, दोनों नवाचांद और गोपीचंद, और दोनों भाई बोलता है कि हम लोग दोनों ने ही इस राक्षस को मारा है। और उसको सबूत दिखाने के लिए जो उन्होंने झोला में डाला था उसका नाक, कान, जीभ और आँख और अंगुली, उस सबको दिखाने लगता है। सब कोई देख के अचरज में पड़ जाता है और कुम्हार वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब दोनों भाई में से राजा मान लेता है उसके सबूत को, लेकिन बोलता है दोनों भाई में से अब किससे ब्याह कर देगा, किससे शादी वो कर देगा। अब दोनों भाई सलाह होने लगता है कि वो किससे करेगा। बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है, छोटे भाई बड़े भाई को होता है। लेकिन ऐसे करते करते क्या होता है, छोटा भाई जो है वो मान जाता है शादी करने के लिए। फिर बाद में पता चलता है कि वो दोनों नवाचांद और गोपीचंद जो है वो भी राजकुमार ही है, उसके माता पिता भी राजा और रानी थे। तो सभी को बहुत खुश होते हैं और दहेज में बहुत सारा उनको मिलता है, नौकर चाकर मिलता है, हाथी घोड़ा मिलता है, धन संपत्ति मिलता है। राजा उस सबको
उस सब के लिए एक अलग नगर में महल बनवा देता है, जहाँ पे राजा रानी वहाँ पे जाके बस जाते हैं। बड़ा भाई जो होता है नज़दीक में ही एक महल में, अलग महल में रहता है। दोनों भाई का दिन वापस लौट आता है और दोनों चैन सुख से रहने लगते हैं। गोपी चांद का जो विवाह हुआ था राजकुमार से, बहुत सुंदर थी, चांद जैसी थी, लंबा लंबा बाल था उसका, ऐसा देख करके कि आँख कोई देख ले तो आँख नहीं झपकता था ऐसा। नवा चांद अब तक कुंवारा ही था, लेकिन भाई का देख करके उसको भी लगने लगा कि वो भी ब्याह कर लेना चाहिए। दोनों भाई में पहले के जैसे ही मेल प्रेम था और दोनों एक साथ ही बैठते उठते थे और शिकार खेलने जाते थे। एक दिन का बात है, नवा चांद कुछ काम के लिए महल में जाता है अपने छोटे भाई के यहाँ। तो वहाँ पे देखता है कि उसकी बहू जो रहती है, उसकी भाई की बीवी जो रहती है, और नहा के उठ करके अपने बाल को सुखाने के लिए खटिया खाट जो होता है उसमें पूरा फैला दी है। बहुत बड़े बड़े अच्छे बाल रहते हैं। तो वहीं पे अचानक नवा चांद घुस जाता है, तो बहू जो रहती है वो भागने नहीं सकती है और उसको देखते देखते नवा चांद का जो लड़खड़ाने लगता है, वो आँख नहीं झपकने लगता है और उसका मतलब ऐसा हो जाता है कि बाण मारा हुआ हिरन के जैसे हो जाता है। वो सोच समझ सब खो चुका होता है। अब भैंसुर को और गिरने लगता है। भैंसुर को गिरने का देख करके भागती है और फिर गोपी चांद भी वहाँ पे पहुँचता है और उठा करके उसको एक पलंग में सुता दिया जाता है। गोपी चंद से नवा चांद से कारण पूछता है तो कुछ नहीं बताता है और अपना महल वापस आ जाता है। और क्या होता है, नवा चांद जो होता है उसको पछताने लगता है कि वो उसने क्यों नहीं उससे शादी किया राजकुमारी से। अब वो इसका प्राण को नहीं रखने सकेगा और वो बेकाबू होने लगता है, तन छीन भिन्न होने लगता है और खाना पीना भी अच्छे से नहीं खाने लगता है और अपने भाई के घर भी जाना छोड़ देता है। ये सब देख करके उसका जो छोटा भाई था वो बहुत उदास होता है और वो समझ जाता है कि भाई को क्या रोग हुआ है, मगर लेकिन वो करे क्या, कुछ करने नहीं बनता है। अब पहले जैसा दोनों भाई में प्रेम नहीं था और उतना बातचीत विचार भी बंद होने लगा। तो छोटा भाई जो होता है बोलता है कि हम लोग को बीच में जो प्रेम था वो जहर में बिख में बदल चुका है, ऐसा क्या हुआ। फिर एक दिन क्या होता है, नवा चांद गोपी चांद को बुला भेजाता है कि राजपाट काम से बहुत अकबक्की लग रहा है, बहुत बेचैनी लग रहा है, सो शिकार खेलने हम लोग चलेंगे। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जितने भी शिकारी है जो शिकार करते हैं सभी को साथ खेलने चलेंगे। तुम भी नवा चांद बोलता है गोपी चंद को कि तुम घोड़ा पंखराज में सवार होना और लीलिया कुत्ता का नाम है उसको लेते जाना। मैं हंसराज घोड़ा का सवारी करूंगा और भूलिया कुकुर को साथ में रखूंगा। अपने छोटा भाई गोपी चंद को बोलता है पंखराज घोड़ा में, खुद के लिए हंसराज घोड़ा, और उसके लिए कुत्ता बोलता है लीलिया और इसके लिए भूलिया। ये सब हुक्म सुन के गोपी चंद मन में बोला कि दादा खुद के लिए तेज घोड़ा रखे हैं और मेरे लिए तो लीलिया कुकुर दिए हैं मेरे लिए, जरूर इसमें कुछ बात है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन क्या करूं, दादा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार दिया है, तो इसके लिए मैं अपना प्राण भी दे सकता हूँ। वो जान चुका था सारा कुछ, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वो दादा जैसे बोले थे वैसे ढिंढोरा पिटवा देता है और रानी भी पहले ही इस सब बात को जान चुकी होती है और वो भी बहुत रोने लगती है, लेकिन गोपी चंद उसको समझाता है और बोलता है कि अगर मैं नहीं कल मैं हो सकता हूँ मैं वापस नहीं आऊँ, मैं लेकिन अपने भाई के खिलाफ विरुद्ध में हाथ नहीं उठाऊंगा। वो बोलता है, बहुत सारा कुछ बोलता है। उसके बाद क्या होता है, रानी बोलती है कि ऐसा ना करे, जीवन में मेरे आपके हैं और मरने के बाद भी आप ही हैं, मैं मरने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, वो रानी बोलती है।
फिर दोनों बहुत रोते हैं रात में। फिर सुबह होता है, सुबह उठ करके गोपी चंद नहाता है, रानी को बोलता है कि मेरा जितना भी श्रृंगार है उसको ले आने, पता नहीं अगले बार मैं इसको पहन सकूंगा कि नहीं। रानी श्रृंगार को ले आती है और रो रो करके उसको श्रृंगार पहनाने लगती है और ये गाना गाती है। एक सेकेंड। श्रृंगार पहनने के बाद रानी अपने हाथ से जलपान करवाती है। उसके बाद क्या होता है, शिकार निकलने के जगह पे सभी कोई पहुंच जाते हैं, शिकारी लोग, और अपना तीर धनुष सभी कुछ लेकर के वहां पे पहुंच जाते हैं। रानी अपने हाथ से राजा को तलवार बांध देती है और फिर जो भी धनुष होता है उसको देती है। फिर राजा एक लोटा दूध मंगवाता है और उसमें तुलसी का पत्ता जो होता है उसको रख देता है और बोलता है कि अगर मैं आऊँगा तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो दूध जो है वो खून में बदल जाएगा और जो तुलसी रखा हुआ है वो सूख जाएगा। उसके बाद फिर वो रानी बहुत रोने लगती है और फिर गोपी चंद वहाँ से निकल जाता है। सब शिकार लोग जमा होते हैं, फिर सभी कोई वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते निकलते वो लोग सभी शिकारी लोग वहाँ से निकल जाते हैं शिकार के लिए। शिकार खेलते खेलते बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन कोई भी शिकार नहीं मिलता है, ना ही कोई हिरन मिलता है, ना सांभर, ना लंबा, ना बटूरा, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कोई चिनगुनो भी, मतलब कोई भी छोटा जानवर भी नहीं मिलता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, सभी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, एक पानी का जगह मिलता है। तो नवा चांद बोलता है शिकारी लोग से कि तुम लोग यहीं पे पानी पी के आराम करो, हम लोग दोनों भाई आगे जाके देखते हैं कि आगे शिकार का लक्षण शिकार मिलेगा कि नहीं। दूसरे जंगल से आते हैं और अपने भाई को फिर ले जाता है। गोपी चांद समझ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। दोनों घोड़ा लेकर के आगे जाते हैं। गोपी चंद पहले जाता है, उसके पीछे नावाचांद आता है। पीछे से नावाचांद आता है और अपने भाई का गला काट देता है और उसको फिर अंग अंग करके छोटा छोटा काट करके उसको पूरा पत्ता के नीचे रख करके पत्ता से पूरा उसको ढक देता है। और फिर उसका जो लिलिया कुकुर था गोपी चंद का, वो भी वहीं पे रोने लगता है। उधर बड़ा भाई जो नवा चांद होता है वो शिकार लोग के पास गया पहले और फिर वहाँ से अपना जहाँ राजकुमारी रहती थी, गोपी चंद का महल था, वहाँ पहुँचता है और मन में सोचते जाता है कि अगर वो अपनी बहू को छू देगा तो उससे भैंसुर नाता टूट जाएगा, भैंसुर का नाता, और वो मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन रानी को उधर चैन नहीं आता है। वो दूध में देखती है, लोटे में, तो देखती है कि दूध जो है वो खून में बदल चुका है। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और बोलने लगती है कि मेरे सैया जो है अभी दुनिया में नहीं है। और फिर सारा दरवाज़ा बंद करके अंदर छाती पीट पीट के रोने लगती है। वहीं पे फिर क्या होता है, भैंसुर जो है नवा चांद वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि महल का सारा दरवाज़ा बंद है। तो उसको रानी को चिल्लाने लगता है कि दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन रानी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। यहीं पे कुछ दोनों के बीच में बातचीत हुआ है जो गाना के जैसे है। रानी जो थी वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, भैंसुर जो है दरवाज़ा को लात मारने लगता है और उससे फिर उखड़ा करके दरवाज़ा रानी के पास पहुंचता है। तो रानी बोलती है कि भैंसुर दोता, अब तो हम रावरे के होबे करब, मैं तो अब आपकी ही होंगी, लेकिन उसके लिए छोटा भाई का क्रियाक्रम माटी काटी करने के लिए। तो वो मान जाता है और उसकी तैयारी करने लगता है। गांव के सभी लोग ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि राजा शिकार खेलने गया था, वहीं पे उसका
मौत हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। कल सुबह में ही राजा और रानी उसकी माटी काटी कर देंगे। तो सभी कोई क्या होता है, जितने भी सामान होता है, कोई चंदन का काठ बो के, तो कोई गगरी उठाया, और सभी को वहाँ पे जहाँ पे क्रियाक्रम किया जाता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सभी को चलने लगते हैं। और रानी जो है रानी अपने खोइचा में, मतलब आंचल में मिर्चा का जो चूर होता है, जो पाउडर होता है, उसको ले लेती है और डोली में बैठकर सब रानी डोली में बैठ जाती है, बाकी लोग सभी पैदल चलने लगते हैं। तो फिर पीछे पीछे फिर भैंसुर भी अपने घोड़ा में सवार होकर के जाने लगता है और सोचता है कि डोली का जो डंडी है उसको अगर वो छू देगा तो मेरी हो जाएगी, लेकिन वो उसको छूने जाता है तो फिर वो बोलती है कि नहीं छूने के लिए। फिर भैंसुर शर्मा जाता है और फिर जाते जाते दोपहर हो जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, वहाँ पे जलाने के टाइम पहुँचा जाता है। रानी डोली से उतरती है और सारा कुछ किया जाता है और कान रो रो के रानी ये फिर गाना को गाती है। इधर रोते रोते रानी बहुत रोती है, उधर भैंसुर जो है हुक्म देता है नौकर चाकर को चीता बनाने के लिए। चीता बनाया जाता है, अंत में चीता तैयार हो जाता है। रानी अपने हाथ थे लोथ के चीता ऊपर जोड़ के रख लग, तो घी डाला जाता है ये सब, और नवा चांद जो है उस पे आग लगा देता है उस चीता में। चीता जो है वो दहक उठता है और सभी आग जोर से लग जाता है। उसी टाइम क्या होती है, रानी रोने लगती है और बोलती है, ओरे दैया मोर सैया कर जड़क देखे लागिन की आज दीने माझे आकाश में तिरंगन हो गया है। मतलब वो जब बोलती है कि मेरे सैया का जलने का देख करके आसमान में तारा उग उठा है, तो सभी देखने के लिए ऊपर आकाश में देखते हैं। तो रानी उसी टाइम अपने आंचल निकालती है और मिर्चा का जो पाउडर था उसको छींट देती है, तो उससे क्या होता है, सभी के आँख में चल जाता है और वो खुद जा कर के कूद जाती है चिता में सती होने के लिए। भैंसुर को आँख में, सभी के आँख में आँख पड़ जाता है और सभी दूर हो जाते हैं और उस सती होने के लिए मर जाती है और जल जाती है पूरा। नवा चांद चीता के नज़दीक में आँख को रगड़ते रगड़ते हाय करते रहता है, और जब आँख का दर्द उसका ख़त्म हो जाता है तो देखता है कि चीता में कोई नहीं है, सभी राख राख हो गए। ये सब देख के वो बहुत रोता है, बहुत रोने लगता है और अपने राख को अपने पीठ पे लगाता है और ये वाला गाना गाता है, गोपी चांद दुयो भाई रही अनक तिरिया बदे भाई मोर के मार लो हो रहा। दूसरे औरत के चलते अपने भाई को मारा, औरत के चलते उसको बोल रहा है। फिर नावा चांद क्या हुआ, साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और एक तारा बनाता है और वही गीत को गाते गाते पूरा गांव में, दूसरे दूसरे गांव में घूमता है और भीख मांगता है। अब क्या होता है, बहुत दिन के बाद क्या होता है, महादेव और पार्वती, जो भगवान महादेव हैं और पार्वती हैं, वो दोनों घूमते घूमते वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे चीता जला था। राख का ढेर देख के बोलती है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये राख कैसे यहाँ पे आया। तो महादेव बोलते हैं, जान के क्या करोगी। तो पार्वती बोलती है, आप जानते हैं, ज़रूर बताएं। तो फिर वो महादेव सारा बात पार्वती को बता देते हैं। पार्वती बात सुन के महादेव को बोलती है कि ये दोनों बहुत खुश होती है और बोलती है कि स्त्री और पुरुष के प्रेम को देख के आपको इनका अमर कर देना चाहिए, आप दोनों को जिंदा कर दीजिए। पार्वती के बात सुन के महादेव जो होता है अपने धतूरा गुड़ा को निकलाते हैं और आग के ऊपर बुरबुरा छीड़ देते हैं और डमरू बजाने लगते हैं। इससे क्या होता है, पूरा सृष्टि पूरा गिदगिदाने लगता है,
शोर होने लगता है, नदी समुंदर लहराने लगता है और वन पहाड़ हिलने लगता है। तब राजा रानी दोनों को जिंदा हो जाते हैं, और गोपी चंद और उसकी बीवी जो है वो दोनों जिंदा हो जाते हैं और महादेव पार्वती का पैर पड़ते हैं। महादेव अपना डमरू बजाते हुए वहाँ पे क्या महल बना देता है वो लोग के लिए, एक नगर बना देता है, धन संपत्ति दास दासी घोड़ा हाथी सब कुछ वो लोग के लिए वहाँ पे बना देता है। वहाँ पे एक नगर बस जाता है और राजा रानी सब कोई वहाँ पे सुख और चैन से राज करने लगते हैं। एक दिन वहाँ पे नवा चांद जो था वो भीख मांगते मांगते वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ उससे पता चलता है कि यहाँ पे एक नया नगर बसा है और राजा रानी जो है बहुत दानी है। सो नगर में गया और भीख मांगने के लिए, भीख मांगने टाइम फिर वो नवा चांद और गोपी चांद वाला गाना गाता है। राजा रानी दोनों भीतर से ही इस गाने को सुनते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। राजा बाहर निकलता है तो देखता है कि साधु अपना टूटा हुआ शरीर के साथ ये गाना गा रहा है। ये गाना को सुन के ही दोनों गिरते पड़ते वहाँ पे पहुँचते हैं और पूछते हैं कि साधु बाबा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आप साधु कैसे बने और उदासी का गीत क्या है, क्यों गा रहे हैं। ये सब सुन के साधु जो था वो सारा कहानी अपना राजा को सुना देता है। तो राजा उसको गले मिल करके बोलता है कि मैं ही आपका भाई गोपी चंद हूँ और फिर हम लोग मिल गए दोनों भाई, अब कभी भी जुदा नहीं होंगे। और दोनों फिर अपने नौकर चाकर को आवाज़ देता है और उसको नहाता धोवाता है और उसको साज श्रृंगार करवाता है और सभी को सुख से वहाँ पे रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्टोरी, इसका एमसीक्यू मैं अलग से कराऊंगा, तो देखिएगा एक भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू।